प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि पूर्णांकों पर योग, व्यवकलन, गुणन तथा भाग की संक्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं। अब हम पूर्णांकों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पूर्णांकों के गुण। अब इसमें सबसे पहले जो पूर्णांकों का पहला गुण है वो है संवृत्त गुण, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इनको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं हम। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक पूर्णांक है 3, दूसरा पूर्णांक है 8। अगर दोनों का हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11। अब 3 भी एक पूर्णांक था, 8 भी पूर्णांक था, और जो 11 प्राप्त हुआ वो भी एक पूर्णांक है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ पूर्णांक जमा पूर्णांक बराबर है पूर्णांक। तो इसका अर्थ हुआ कि पूर्णांक जो हैं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए देखते हैं। अब 3 धनात्मक पूर्णांक है, उसमें से मैं 8 को घटाता हूं तो पूर्णांक नफी पूर्णांक घटाने पर आता है नफी 5। तो नफी 5 भी एक पूर्णांक है। इसका अर्थ है हुआ पूर्णांक नफी पूर्णांक बराबर है पूर्णांक। इसलिए पूर्णांक घटाव के अंतर्गत भी सम्मिलित हुए, क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब हम गुणा के लिए देखते हैं कि 3 गुणा 8 बराबर है 24। 3 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है। जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 24 प्राप्त होता है, वो भी पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक गुणा पूर्णांक बराबर है पूर्णांक है। अतः पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी सम्मिलित हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं भाग के लिए 3 भाग 8। अब 3 भाग 8 3 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, लेकिन जो भागफल आया हमारे पास 3 भाग 8 दशमलव में आएगा या 3/8, जो कि एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी परिमेय संख्या 3/8 ऐसी परिमेय संख्या है जो पूर्णांक नहीं है। अब और उदाहरण से इसको समझते हैं। 3 भाग 0। अगर 3 को 0 से भाग करते हैं हम तो 3/0 जो कि अपरिभाषित होता है। 3 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 3 को जब 0 से भाग किया तो अपरिभाषित आता है, मतलब इनफाइनाइट है जो, तो पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब दूसरा गुण, पूर्णांकों का दूसरा गुण है क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले योग के लिए देखते हैं। 2 पूर्णांक लिए हैं 5 जमा 6। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी जोड़ सकता हूं, क्या 6 जमा 5, अगर इसके क्रम को बदल दूं, क्योंकि 5 जमा 6 होता है 11 और 6 जमा 5 भी 11 के बराबर है। तो मैं अगर पूर्णांकों का क्रम बदल दूं, क्रम ऑर्डर इनका चेंज कर दूं, तो जो योगफल आएगा वो बराबर होगा दोनों के चीज में। 5 जमा 6 बराबर है 6 जमा 5, दोनों ही 11 के बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि योग क्रम विनिमय है, पूर्णांकों में योग क्रम विनिमय है। अब देखते हैं हम व्यवकलन के लिए। तो पूर्णांकों में जब 5 में से मैं 6 को घटा रहा हूं तो मुझे प्राप्त होता है नफी 1, और 6 में से 5 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 1। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांकों का क्रम बदलने पर
घटाव क्रम विनिमय नहीं है। अतः पूर्णांकों में घटाव क्रम विनिमय नहीं है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि नफी एक और एक बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं पूर्णांकों में गुणन क्रम विनिमय है या नहीं है। तो मैं दो पूर्णांकों का गुणा करता हूँ, यहाँ पर 5 गुणा 6 30 होता है। अब मैं उसके क्रम को बदल देता हूँ, 6 को पहले लिख देता हूँ, 5 को बाद में, तो 6 गुणा 5 वो भी कितना होता है 30। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या पूर्णांक भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय है। नहीं, यहाँ 5 भाग 6 बराबर नहीं है 6 भाग 5 की। 5 भाग 6 जो कि दशमलव में आएगा 0.8 के लगभग, और 6 भाग 5 वो आएगा 1 समथिंग जो भी होगा, तो 1 से बड़ा आ रहा है, और यहाँ 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा आ रहा है, तो बराबर नहीं हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रम बदलने पर पूर्णांकों में जो भागफल है वो बराबर नहीं रहेगा, इसलिए पूर्णांकों में भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि योग पूर्णांक जो हैं योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। दो पूर्णांक हैं a और b, तो a प्लस बी बराबर है b प्लस a के बराबर होगा, a गुणा b बराबर है b गुणा a के बराबर होगा। तीसरा गुण है वितरण गुण। तो वितरण गुण क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ मेरे पास 24 गेंद हैं। इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि इसमें 4 रोज हैं, 4 लाइनें हैं और 6 कॉलम्स हैं। 4 लाइनें हैं और 6 इस तरह से कॉलम हैं। तो 4 गुणा 6 होता है 24। इसी को मैं क्या करता हूं, जो लाल रंग के गेंद हैं वो है 4 रोज 4 कॉलम में, और नीले रंग के गेंद हैं उनमें 4 रोज और 2 कॉलम हैं। तो इसको गुणा करते हैं हम, तो किस प्रकार कर सकते हैं, 4 × 4 + 2। तो इसको अगर गुणा करते हैं 4 × 4 + 2, तो इसका अर्थ हुआ 4 जमा 2 की 4 बार गुणा, अर्थात इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 4 जमा 2 का 4 बार योग, 4 जमा 2 जमा 4 जमा 2 जमा 4 जमा 2 जमा 4 जमा 2, अर्थात 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, या 4 को 4 बार योग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ 4 गुणा 4 जमा 2 को भी 4 बार जोड़ रहे हैं, तो 4 गुणा 2। तो इसको लिखा जा सकता है 4 गुणा 4 जमा 4 गुणा 2। तो इसका अर्थ हुआ 4 × 4 + 2 = 4 × 4 + 4 × 2, 4 × 4 + 4 × 2, या दूसरे शब्दों में a × b + c बराबर है a × b + a × c। अगला जो गुण है वो है साहचर्य गुण। तो इसमें हम 3 पूर्णांकों के लिए योग करते हैं पहले, जैसे 5 जमा 2 जमा 3। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पहले 5 और 2 को पहले जोड़ देता हूं, 5 और 2 को पहले जोड़ते हैं और 3 को बाद में। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5 और 2 जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इनका योग आता है 7 जमा 3, अलग है, टोटल आता है 10। अब मैं इनको दूसरे तरीके से जोड़ सकता हूं, 5 को अलग रखता हूं, 2 और 3 को इकट्ठा जोड़ लेता हूं। तो 5 जमा 2 जमा 3 5, 5 जमा 5 ये भी 10 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांकों में जो योग साहचर्य गुण है वो है a + b + c। a + b को पहले जोड़ा है, a और b को पहले जोड़ा है, प्लस c बराबर है a जमा b जमा c को इकट्ठे जोड़ा है, उसमें a को जोड़ा है, दोनों बराबर होंगे।
इसी प्रकार गुणन के लिए भी है, 5 गुणा 2 गुणा 3। तो 5 गुणा 2 की पहले गुणा की है, बना 10 गुणा 3 30। यहाँ 5 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ 2 गुणा 3 की पहले गुणा की है तो ये बनता है 5 गुणा 6, 5 की 6 से गुणा, वो भी 30 होता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ए 3 पूर्णांकों ए बी और सी के लिए ए गुणा बी गुणा सी, चाहे ए और बी की पहले गुणा की जाए फिर सी से गुणा करें, और बी और सी की पहले गुणा कर ली जाए फिर ए से गुणा किया जाए, तो इसको बोलते हैं हम गुणन साचर्य गुण। गुणा में भी साचर्य गुण लगेगा, योग में भी। अब है योज्या तत्समक। अब आप देखते हैं कि शून्य को मैं किसी भी पूर्णांक में जोड़ता हूं तो वही पूर्णांक आता है। 5 जमा शून्य बराबर है 5, नफी 4 जमा शून्य बराबर है नफी 4, शून्य जमा 6 बराबर है 6। इसलिए जो शून्य है सभी पूर्णांकों के लिए योज्या तत्समक है। योज्या मतलब योग, तत्समक मतलब जोड़ने पर उसी पूर्णांक के बराबर आता है। तो यहाँ जैसे 6 में जोड़ा था शून्य को तो 6 प्राप्त हुआ। अब है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक सभी पूर्णांकों के लिए एक होगा। जैसे हम देखते हैं 73 गुणा 1 गुणा करने पर किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करते हैं तो 73 प्राप्त होगा। 73 को 1 से गुणा करते हैं तो 73 प्राप्त होगा। नफी 60 को 1 से गुणा करते हैं तो नफी 60 प्राप्त होगा। 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होगा। मतलब 1 से किसी भी पूर्णांक को गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि 1 सभी पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब बारी आती है योज्या प्रतिलोम की। जैसे कुछ संख्याएं हैं उनके योज्या प्रतिलोम मैंने यहाँ लिखे हैं। 5 का है नफी 5, क्यों? क्योंकि 5 और नफी 5 को जोड़ते हैं शून्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ किसी संख्या में उसके योज्या प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो शून्य प्राप्त होगा। नफी 8 का योज्या प्रतिलोम +8, नफी 1/2 का योज्या प्रतिलोम 1/2, दोनों का योग शून्य है। नफी 5 बटा नफी 6 है जो कि काटकर 5/6 ही होगा। इसका गुणात्मक योज्या प्रतिलोम जो आएगा वो आएगा नफी 5/6, क्योंकि दोनों का योग शून्य आएगा। अब लास्ट है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी बोलते हैं जिसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। जैसे संख्याएं हैं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम आएगा 1/5, क्यों? क्योंकि 5 को 1/5 से अगर गुणा करते हैं हम तो 1 आता है। नफी 6 का गुणात्मक प्रतिलोम नफी 1/6 आएगा, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा, क्योंकि 2/3 गुणा 3/2 बराबर 1 आएगा। तो इस प्रकार ये पूर्णांकों के कुछ गुण थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है।